नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान मास्टर क्लास में आज हमारा टॉपिक रहेगा चिंतन, कल्पना और तर्कणा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मित्रों, तीनों टॉपिकों से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चिंतन के क्वेश्चन देखेंगे, बाद में कल्पना के और अंत में तर्कणा के। तीनों के क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको क्रम से मिल जाएंगे। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है और जो भारत देश के अंदर जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो आपके इस टॉपिक या इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ अगर आप इनकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो मित्रों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आप स्टोर में जाकर कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र है जो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भाषा चिंतन पर आधारित होती है, ये किसने कहा था? कि भाषा है जो चिंतन पर आधारित होती है, ऐसा किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, वाटसन ने या बेरोन ने? ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों पियाजे ने कहा था। और इंपॉर्टेंट कथन है मित्रों, 3 बार एग्जामों के अंदर आ चुका है, एचटेट एमपीटेट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन क्या है? चिंतन क्या होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया होती है या संप्रत्यय अधिगम होता है? चिंतन होता क्या है? क्या होता है दोस्तों? जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, 2016 के अंदर रीट लेवल 2 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। और प्रतीकों का प्रयोग ही क्या होता है? चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या? चिंतन कब प्रारंभ होता है? बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया था मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान क्लास के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आपको चिंतन है, कल्पना है, तर्कणा, इनके अलग अलग वीडियो के द्वारा आसान उदाहरणों से आपको समझाया गया है। तो वहां पर जाकर आप वीडियो देख लें अगर आपको समझ में नहीं आए हैं अभी तक। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, ये 2016 रीट के अंदर लेवल फेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है। और चिंतन तब प्रारंभ होता है जब कोई समस्या हमारे सामने आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? आरटेट हुई थी 2012 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं या भाषा? दोस्तों चित्र है, प्रतीक एवं चिन्ह है या भाषा, ये तो चिंतन की प्रक्रिया में आवश्यक है, लेकिन मांसपेशीय क्रियाएं चिंतन में नहीं है, मानसिक क्रियाएं चाहिए दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण होता है उष्मायन, सत्यापन, तैयारी या मूल्यांकन? जो रचनात्मक चिंतन होता है इसका अंतिम चरण कौन सा होता है दोस्तों? एमपीटेट के अंदर आया हुआ है 2019 के अंदर ये, और सही रहेगा आपका यहाँ पे सत्यापन, 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? स्थानिक चिंतन, तर्क चिंतन, दृश्य चिंतन या मौखिक चिंतन? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया दोस्तों। ये 2019 एमपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषा और विचार जब एक साथ होते हैं तो क्या बनता है? मौखिक चिंतन बनता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थियों का अभिलक्षण नहीं है? जो धीमी गति से सीखते हैं उनका लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे, ध्यान की अल्पावधि, सीमित शब्दावली, रुचि का सीमित प्रयास या अमूर्त चिंतन? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। मित्रों यहाँ पे आप सभी को बता दूं सही आंसर आपका रहेगा अमूर्त चिंतन, 4 नंबर ऑप्शन। ध्यान से देख ले इस क्वेश्चन को, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन में सबसे कम महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित किया जाता है? सबसे ज्यादा की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। अभियोगिता, स्मृति, तर्क या अभिवर्ती? बात चिंतन की कर रहे हैं तो चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर तर्क को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिक्त स्थान है, पहले रिक्त स्थान है, फिच है। रिक्त स्थान के बाद में विचारमग्न ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है।
किसके अंदर शामिल होता है दोस्तों? ये गहन चिंतन में, अमूर्त अधिगम में, अपसारी चिंतन में या प्रतिबिंब में? किसमें? विचार मग्न ढंग से और उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है गहन चिंतन के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है कौन सा? अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, मूल्यांकनात्मक चिंतन या अभिसारी चिंतन? कौन सा चिंतन दोस्तों सबसे अलग होता है? अपसारी चिंतन। एमपी टेट के अंदर आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी के अंदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। किसके लिए? अवधारणात्मक सोच के लिए, गहन सोच के लिए, तार्किक सोच के लिए या विश्लेषणात्मक सोच के लिए? किसके लिए आवश्यक स्थिति नहीं है भाषा दोस्तों? अवधारणात्मक सोच के लिए आवश्यक नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है। बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है किससे है दोस्तों? यथार्थपूर्ण चिंतन से, सहज चिंतन से, तर्क संगत चिंतन से या भावनात्मक चिंतन से? किससे संबंधित है दोस्तों? तर्क संगत चिंतन से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। शब्दों की भाषा किसके लिए आवश्यक नहीं होती है दोस्तों? वैचारिक चिंतन के लिए, अवधारणात्मक चिंतन के लिए, कल्पनाशील चिंतन के लिए या साहचर्य चिंतन के लिए? किसके लिए आवश्यक नहीं होती है? कल्पनाशील चिंतन के लिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझकर फिर बताएं दोस्तों। एक छात्र है जिसको पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का ज्ञात करने के लिए उसको कहा जाता है, तो कौन सा ऑपरेशन होगा? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अधिगम? कौन सा होगा मित्रों यहाँ पे? अपसारी चिंतन। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? इनमें से किस प्रकार का चिंतन है जो सृजनशीलता से संबंधित होता है दोस्तों? अभिसारी सोच, अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच या परमार्थिक सोच? कौन सा है चिंतन जो सृजनशीलता से संबंधित होता है दोस्तों? कौन सा होता है? अलग सोच वाला। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सृजनशीलता के अंदर हम कुछ अलग सोचकर कुछ नया करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवर्ती परीक्षण की किस विशेषता का संकेत है दोस्तों? लिपिकीय चिंतन का, स्थानिक चिंतन का, संगठनात्मक चिंतन का या बौद्धिक चिंतन का? किसका है दोस्तों? स्थानिक चिंतन का कथन है या संकेत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? देखिए, पहला ऑप्शन, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। पहला ही सही रहेगा मित्रों आपका। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु महत्वपूर्ण रहेगा कि संगठित तरीके से कोई जानकारी है उनके सामने प्रस्तुत की जाए, जिससे क्या कर सके, वो पुनः स्मरण कर सके या पुनः स्मरण करने में उनके सरलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझ ले क्वेश्चन को। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, ऑप्शन देखिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। 2 नंबर ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। 3 नंबर ऑप्शन देखिए मित्रों, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और 4 नंबर ऑप्शन है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है कि
स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा भी करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करने वाला कथन देखिए मित्रों, पहला है आधा का प्रतिलोम क्या होता है, दूसरा है न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है, तीसरा है आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे, और चौथा है जोड़ व्यकलन यानी जोड़ यानी योग जोड़ या व्यकलन यानी घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है? तो चिंतन के गहन प्रकार की शैली को प्रदर्शित करता है 4 नंबर वाला ऑप्शन दोस्तों। योग और व्यकलन का विलोम क्या होता है, कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन देखिए, बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगतिक। दोस्तों जो चिंतन है मित्रों, वो जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर ही जो चिंतन है इसके बारे में जानकारी दी थी, तो क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि होती है चिंतन। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। एचटेट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? इनमें से कौन सा कथन है जो चिंतन के विषय में गलत है दोस्तों? पहला है चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण यानी कि प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय सेट है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। चिंतन और भाषा संबंधित होती है, असंबंधित नहीं है, तो यह गलत कथन है आपका 4 नंबर दोस्तों। ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 4 नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्म केंद्रिता के द्वारा, सजीवतावाद के द्वारा, यथार्थवाद के द्वारा, व्यक्तिवाद के द्वारा। बात कर रहे हैं कि बालक का जो चिंतन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। बालक का जो चिंतन होता है दोस्तों वो 3 चीजों से प्रदर्शित होता है। पहला है आपका आत्म केंद्रिता, दूसरा है संजीवतावाद और तीसरा है यथार्थवाद। इन 3 के द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित होता है, व्यक्तिवाद के द्वारा नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ये सभी कौन सा चिंतन है जो अनुसंधान से संबंधित है दोस्तों? सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। चाहे परंपरागत हो, विकेंद्रित हो या वैज्ञानिक चिंतन, तीनों के तीनों चिंतन है मित्रों जो आपके अनुसंधान से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन, ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ज्ञान व अनुभव यानी कम बुद्धि व ज्ञान, यह आपका क्या है दोस्तों, गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक भौतिक घटना, एक ज्ञानात्मक गतिविधि, एक मनोप्रेरणा प्रक्रिया, एक प्रभावशाली व्यवहार। चिंतन एक ज्ञानात्मक गतिविधि होती है दोस्तों। क्या होती है? चिंतन ज्ञानात्मक गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, रचनात्मक कल्पना किसका एक प्रकार होती है दोस्तों? उत्पादनात्मक कल्पना का, कलात्मक कल्पना का, सैद्धांतिक कल्पना का, या इनमें से कोई नहीं। रचनात्मक कल्पना किसका एक प्रकार होती है? रचनात्मक कल्पना होती है उत्पादनात्मक कल्पना का प्रकार। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कोट संकेत के आधार पर उत्तर दे दोस्तों। यहां पर जो आपको दिया गया है इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है और सही है उनके बारे में बताना है दोस्तों। पहला है परिणामवादी कल्पना का आधार भौतिक होता है।
दूसरा है दोस्तों, परिणामवादी कल्पना में कार्य परिणाम के बाद व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। तीसरा है, परिणामवादी कल्पना में व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको कथन है दोस्तों, इनके आधार पर उत्तर देना है। तो पहला और दूसरा आपका यहाँ पे कथन सही है दोस्तों, तो सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि शिक्षक द्वारा ताजमहल का वर्णन किए जाने के बाद कोई छात्र उस ताजमहल की कल्पना अपने आप करना प्रारंभ कर देता है, तो इसको क्या कहा जाता है? यही उदाहरण आपको मैंने वीडियो के अंदर देखकर, क्लास के अंदर देखकर समझाया था दोस्तों। इसको हम परिणामवादी कल्पना कहेंगे, ग्राही कल्पना कहेंगे, सौंदर्यबोधी कल्पना कहेंगे या सैद्धांतिक कल्पना कहेंगे? कौन सी कल्पना कहेंगे दोस्तों? इसको हम ग्राही कल्पना कहेंगे। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गत अनुभूतियों की यादों और गत प्रतिमाओं को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को कल्पना कहा जाता है। यह परिभाषा है रेबर की, थॉमसन की, मैकडूगल की या जेम्स ड्रीवर की? गत अनुभूतियों की यादों और गत प्रतिमाओं को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को कल्पना कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यह परिभाषा रेबर की है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन और कल्पना में कौन सा अंतर है? चिंतन और कल्पना में इनमें से कौन सा अंतर है? देखिए, पहला ऑप्शन है चिंतन लक्ष्य से निर्देशित, जबकि कल्पना में व्यक्ति संबंधित विचार यादृच्छिक रूप से मन में लाता है। सही है दोस्तों, अंतर है ये। यथार्थवादी चिंतन में तर्क होता है, जबकि कल्पना में कोई तर्क नहीं होता। यह भी अंतर है। चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया होती है, जबकि कल्पना में प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया नहीं होती है। यह भी सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों अंतर है दोस्तों, तो सही रहेगा आपका उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस विद्वान ने सौंदर्यबोधी कल्पना को कलात्मक कल्पना व अनोखी कल्पना में बांटा? जो सौंदर्यबोधी कल्पना है दोस्तों, इसके 2 प्रकार बताए थे मैंने आपको, कलात्मक कल्पना और अनोखी कल्पना। तो इनको बांटा किसने था? रेबर ने, थॉमसन ने, मैकडूगल ने या जेम्स ड्रीवर ने? किसने बांटा था? जेम्स ड्रीवर ने दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। सौंदर्यबोधी कल्पना जिसके अंदर कलात्मक कल्पना और अनोखी कल्पना 2 भागों में बांटी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई छात्र बैठे बैठे हवाई जहाज से सैर करने की कल्पना करे, तो कभी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की कल्पना, तो कभी लाल किले पर झंडा फहराने की कल्पना करता है, तो ये किस कल्पना का उदाहरण है? कलात्मक कल्पना, अनोखी कल्पना, व्यवहारिक कल्पना या सौंदर्यबोधी कल्पना? दोस्तों, कैसी कल्पना है ये मित्रों? अनोखी कल्पना है। क्या है मित्रों? ये अनोखी कल्पना है, उटपटांग कल्पनाएं कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जिस कल्पना के आधार पर हम कुछ नई अभौतिक तत्वों का निर्माण, जैसे किसी कविता का लेखन कर पाते हैं, उसे कहा जाता है। यानी नई अभौतिक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कविता का हम लेखन करते हैं, तो उस कल्पना को क्या कहा जाता है? ग्राही कल्पना, परिणामवादी कल्पना, सौंदर्यबोधी कल्पना या सृजनात्मक कल्पना? उस कल्पना को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको सृजनात्मक कल्पना कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयोगी किस कल्पना को बताया गया है? शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयोगी किस कल्पना को बताया गया है दोस्तों? परिणामवादी व सौंदर्यबोधी कल्पना को, सैद्धांतिक व कलात्मक कल्पना को, अनोखी कल्पना व कलात्मक कल्पना को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयोगी किस कल्पना को बताया गया है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको बताया गया है? परिणामवादी व सौंदर्यबोधी कल्पना को बताया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अब तर्कणा से रिलेटेड 15 क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी तर्क प्रक्रिया होती है दोस्तों? आगमनात्मक, समीक्षात्मक, निगमनात्मक या मूल्यांकन? बात कर रहे हैं सामान्य से विशिष्ट निगमनात्मक प्रक्रिया। ये निगमनात्मक तर्क है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निगमनात्मक तर्क में निम्न में शामिल होता है, क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क, अवधारणात्मक चिंतन,
या ज्ञान का सक्रिय निर्माण व पुनर्निर्माण। निगमनात्मक चिंतन के अंदर दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब कुछ थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है तो विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है, तो इसे निम्न में रूप से जाना जाता है। भावनात्मक चिंतन, पार्श्व चिंतन, विवेचनात्मक तर्क या निगमनात्मक तर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कुछ थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लेते हैं हम, फिर विशेष मामलों को समझाने के लिए उनको हम लागू करते हैं, तो उसको किस रूप से जाना जाता है? निगमनात्मक तर्क के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 12 से 15 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है और बालक वस्तुओं और चरों को तोड़ मरोड़ हेर फेर कर वह परीक्षण से सीखता है। यह किसका द्योतक है दोस्तों? विद्यार्थी की योजना बनाने की योग्यता का, विद्यार्थी की व्यवस्थाएं और वस्तुएं बनाने की योग्यता का, विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता का, या पुनः समीक्षा करने की योग्यता की। किसकी द्योतक है दोस्तों? ये किसकी द्योतक है? विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता की। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई व या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। सौंदर्यबोध विचार, अमूर्त विचार, तार्किक विचार या सृजनात्मक विचार। किस आधार पर करता है? समस्या सुधारक बच्चा है वो तार्किक विचार के आधार पर। किसके आधार पर? तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? किसी बालक से दिए गए विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, 1 या 2 छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। क्या करेंगे दोस्तों? आप क्या करेंगे दोस्तों? समूह चर्चा का आयोजन करवाना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है किस पे दोस्तों? देखिए ऑप्शन। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। सही है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन। 9 वर्ष का बालक है, उसकी जो नैतिक तर्कना है वो किसी भौतिक परिणाम की जो अच्छाई और बुराई है वो निर्भर करती है दोस्तों। कार्य की भौतिक परिणाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। ये कहा एक उदाहरण है किसका? आगमनात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्रण का, या परिकल्पना तर्क परीक्षण का। किसका उदाहरण है दोस्तों? ये किसका है दोस्तों? आगमनात्मक तर्क का। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझा रहा है, कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, मतलब वह आगमनात्मक तर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को कहा जाता है। विशेष परिस्थिति में कोई सामान्य सिद्धांत लागू करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है मित्रों? आगमनात्मक तर्क, आगमन तर्क, अपवादिक तर्क, निगमन तर्क या तार्किक तर्क। क्या कहा जाता है उसको? तार्किक तर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 45 नंबर। किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित चिंतन द्वारा, समस्या समाधान द्वारा, तर्क द्वारा या प्रेरणा द्वारा। किसके द्वारा? तर्क के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई गई है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई गई है दोस्तों? पारगमन तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क या प्राकल्पनात्मक तर्क। सामान्य से विशिष्ट की यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमनात्मक तर्क होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है। तर्क में
एसोसिएशन है जो एक समस्या से शुरू होता है और एक के साथ समाप्त होता है। किसके साथ? सौपन, समस्या, समाधान या छवि। तर्क है जो समस्या से शुरू होगा और समाधान पे क्या होगा? समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसे चिंतन के नाम से जाना जाता है तब होता है जब कोई व्यक्ति कला संबंधी, साहित्यिक, वैज्ञानिक या प्रायोगिक समस्याओं के संभावित विविध समाधानों के बारे में मुक्त रूप से विचार करता है। अभिसारी, तार्किक, अपसारी या अनुमानी, कौन सा होता है दोस्तों? अपसारी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों। तर्क निम्न पर आधारित होता है। तर्क किस पर आधारित होता है दोस्तों? निगमनात्मक तर्क पर, आगमनात्मक तर्क पर, शब्दावली के उपयोग की क्षमता पर या अपसारी चिंतन पर। तर्क होता है ना मित्रों, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। और चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बता दें आपको आज की क्लास कैसी लगी। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दें। देखिए दोस्तों ऑप्शनों को और सही उत्तर बताना है आपको। तर्कणा चिंतन की एक प्रक्रिया है, सही है। तर्कणा में क्रमबद्धता पाई जाती है, सही है। तर्कणा में व्यक्ति किसी विषय के विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, गलत बात है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तो हम कूट का अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों चिंतन, कल्पना और तर्क से संबंधित आज हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखे। कैसे लगे एक बार आप कमेंट करके बताएं। और इनकी पीडीएफ या इसके साथ संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान शॉर्ट के अंदर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज अभी डाउनलोड करें। वहां पर आपको स्टोर के अंदर सभी सामान मिल जाएंगे दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।